चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रेस्पिरेशन के अलग अलग स्टेप्स को देख लिया था, अलग अलग टाइप्स को पढ़ लिया था। मैंने तीनों ही आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा नया टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, रिस्पिरेशन में बेटा अभी तक हमने उसके टाइप्स को देख लिया था, ठीक है। एरोबिक वाला देख लिया था, एनारोबिक वाला देख लिया था, सारे के प्रोडक्ट्स भी देख लिया था कि कब कौन सी प्रोसेस होगी और प्रोडक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। अब थोड़ा ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। हमने जब रिस्पिरेशन पढ़ाना शुरू किया था, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में दो प्रोसेस बताई थी आपको कि एक होती है ब्रीदिंग और एक होती है आपकी रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन हम लोग ने पढ़ लिया और डिटेलिंग में पढ़ लिया, ठीक है। ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक डायग्राम बनाए बेटा आपका ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का, कैसे कैसे समझना है। देखिए, ब्रीदिंग का सिंपल मतलब क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल करना, सांस लेना और सांस छोड़ना, सिंपल। कैसे ये पाथवे फॉलो हो रहा है, कैसे कोई ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इंटर कर रही है, किस पाथवे से इंटर कर रही है, किस किस ऑर्गन को टच करते हुए एयर जा रही है हमारे अंदर, और CO2 कैसे कैसे बाहर आ रही है, ये सारा पाथवे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यानी ये कह सकते हो कि हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर कितने ऑर्गन्स आते हैं और कैसा पाथवे फॉलो होता है कि जब भाई ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इंटर कर रही होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, तो कैसे कैसे इंटर करती है, कौन कौन से ऑर्गन को टच करते हुए जाती है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला काम शुरू होता है आपके नोज से, ठीक है। आप अपने नोज के थ्रू अंदर लेते हैं एयर को, ठीक है। तो ये आपकी जो ओपनिंग हो गई, एक एक करके देखते चलते हैं, ठीक है। ये इसको हम नॉस्ट्रिल बोल देंगे, इस वाले एरिया को हम नॉस्ट्रिल बोल देंगे, जो आपकी 2 ओपनिंग्स है। बाकी का खाली एरिया भी है आपके नोज में, अंदर खाली एरिया भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेजल पैसेज या नेजल कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत फाइन हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों? म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइप का कोई भी आपको डर्ट इन्फेक्शन या पॉल्यूशन आपके बॉडी में इंटर नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी हेयर्स होते हैं आपके नोज में, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, किसी भी बाहर किसी भी एक्सटर्नल एजेंट्स आपकी बॉडी में इंटर नहीं करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप नेजल आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन इंटर होते हुए आई, ठीक है। एक चीज़ और देखना, ऊपर आपका नोज है, नीचे आपका माउथ है, ठीक है। माउथ से आपने फूड भी लिया है, ठीक है, माउथ से आपने फूड भी लिया है, यहाँ से देखते चलेंगे। अब हुआ यूं कि इधर से तो एयर आ रही है, ऊपर वाले से तो भाई मैंने एयर ले ली, अच्छा, और इधर से मैंने फूड भी तो लिया माउथ कैविटी से। अब ये दोनों एक साथ हैं, ध्यान से देखेगा, ऊपर से एयर और इधर से माउथ से फूड, दोनों एक कॉमन ओपनिंग में आ गए। ये कॉमन ओपनिंग आप लोग को दिख रही है, मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ, यहाँ से एयर आई, यहाँ से मेरा फूड आया, ये कॉमन ओपनिंग आप लोग को दिख रही है, ये वाली पार्ट बेटा, इसको बोलते हैं फेरेंक्स। क्या बोलेंगे? फेरेंक्स। यानी आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एक ऐसा पार्ट है जहां एयर और फूड दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है, जहां एयर और फूड दोनों ही प्रेजेंट हैं। यानी मैं यहाँ लिख सकती हूँ फेरेंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर, मैं यहाँ लिख सकती हूँ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यानी यहाँ तक आपका एयर और फूड दोनों साथ में ही है, ठीक है। अब वहां पे डिवीजन शुरू हो जाएगा। फूड कहाँ जाएगा बेटा? फूड पाइप में, इसोफेगस। एयर कहाँ जाएगी आपकी? विंड पाइप में। तो फूड पाइप का सिस्टम तो नहीं पढ़ेंगे, वो हम ऑलरेडी डाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि फूड पाइप से जाने के बाद स्टोमक में जाएगा और वहाँ क्या क्या होगा। अब पढ़ेंगे कि एयर, जब फेरेंक्स एक कॉमन दरवाजा है जहाँ फूड भी है एयर भी है। अब यहाँ से रास्ते बढ़ जाएंगे, एयर आपकी कहाँ आ जाएगी? आपके विंड पाइप में आ जाएगी, और इसी विंड पाइप को बच्चा लोग हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, ठीक है। बायोलॉजी में थोड़े टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, सिंपल बायोलॉजी का है कि जब डिफिकल्ट टर्म्स नहीं आएगा, ठीक है। तो फूड पाइप विंड पाइप बोलने में इजी लगता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने फूड पाइप को इसोफेगस बोल दिया, विंड पाइप को उन्होंने बायोलॉजिकल टर्म्स में ट्रैकिया बोल दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये दिस इज ट्रैकिया, ठीक है। कभी फील करना, हाथ रख के ना, आपको फील होगा कि ये ट्रैकिया कोई बोन से मिलके नहीं बनी है, यहाँ कोई बोन्स नहीं है बेटा। ट्रैकिया एक्चुअली ट्रैकिया के आसपास, अगर डायग्राम में थोड़ा क्लियर होगा, तो ट्रैकिया के आसपास तुम्हें ऐसे सी शेप्ड की रिंग्स दिख रही है। ये रिंग्स दिख रही हैं आप लोग को? ये रिंग्स बेटा बनी होती है कार्टिलेज की। ये रिंग्स किसी बोन की नहीं बनी होती, किसी मसल्स की नहीं बनी होती, ये बनी होती है कार्टिलेज की। यानी मेरा जो ट्रैकिया है इसके अगल बगल ऐसे सी शेप्ड की कार्टिलेज से बना है, सी शेप की कार्टिलेज से कवर है। क्यों कवर है? तुम लोग ने मनी प्लांट देखा है, मनी प्लांट को जब हम सपोर्ट करवाते हैं तो कोई डंडी लगाते हैं?
उसके अगल बगल वो रोल होता हुआ कॉइल होता हुआ चढ़ता है ऊपर, अगर मैं वो डंडी हटा दूं क्या होगा, मनी प्लांट गिर जाएगा। सेम ट्रैकिया भी वैसा है, अगर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होंगे तो मेरा ट्रैकिया भी कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होगा मेरा ट्रैकिया पे, मेरा विंड पाइप पे, तो मेरा ट्रैकिया भी कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ से गिव रीजन में सवाल आता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, क्यों, टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, मेरे ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचा रहा है, एक तरीके से ट्रैकिया को इंटैक्ट रख रहा है। अगर ये रिंग्स नहीं होगा सी शेप का तो मेरा ट्रैकिया गिर सकता है, कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मेरे ट्रैकिया में प्रेजेंट है, और इसका जो काम है, इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का जो काम है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ये गिव रीजन का डेफिनेटली सवाल है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और पूरी रिंग्स नहीं है, वो पूरा ऐसे कवर नहीं है, पूरा ऐसे कवर नहीं है बेटा, वो आधा रिंग है, ऐसा सी शेप्ड का, बस आधा ऐसा ऐसा रिंग चला, ठीक है, पूरे ट्रैकिया में ऐसा रिंग है। आगे चलते हैं। अब मेरा ये ट्रैकिया फर्दर यहाँ चेस्ट तक जाता है कंटिन्यू होता हुआ, ये ट्रैकिया ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ट्रैकिया आया, ये ट्रैकिया, अब ट्रैकिया बेटा डिवाइड हो गया, आपको डिवीजन दिख रहे हैं ट्रैकिया के, इन्हें क्या बोलेंगे, ये जो डिवीजन आपको ट्रैकिया के दिख रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। पूरा ट्रैकिया है, चेस्ट में जाने के बाद ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, फटाफट आ जाओ। चेस्ट में जाने के बाद आपका ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है, अलग अलग लंग्स में अलग अलग ब्रोंकाई चली जाती है, ठीक है। अब ब्रोंकाई भी बेटा फर्दर डिवाइड होती है, अभी तुमने इसमें भी देखोगे, ये देखो, ये ऐसी ब्रांचेस जा रही हैं, फिर और ब्रांचेस जा रही हैं, फिर ऐसी ब्रांचेस जा रही हैं, फिर और ब्रांचेस, बहुत सारी तुम लोग को मल्टीपल ब्रांचेस देखने को मिल रही होंगी। यानी ब्रोंकाई का जो और डिवीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ लिखा नहीं है, इसे बोलते हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई है, ये पूरा का पूरा ब्रोंकाई है, ये भी फर्दर जाके डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। हुआ क्या, आपका एयर आया नॉस्ट्रिल के थ्रू, कहाँ गया, नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज के बाद एयर कहाँ गया, आपके फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद एयर आ गया आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद डिवीजन हो गया ब्रोंकाई में, फिर डिवीजन हो गया ब्रोंक्यूल्स में, और एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, क्या आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है, एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे अंगूर के गुच्छे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक, क्या बोलेंगे बेटा, एल्वियोलर सैक, ठीक है, एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इसे हम, ये पूरे को, ये पूरा जो गुच्छा है ना, इस पूरे गुच्छे को बोलते हैं बेटा एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक। लेकिन अगर सिंगल एक, आप जैसे बस अंगूर को फील कर लो, ठीक है, पूरे अंगूर के गुच्छे को क्या बोल दूंगी, एल्वियोलर सैक बोल दूंगी, लेकिन अगर मैं सिंगल एक अंगूर की बात करूं तो इसे मैं बोलती हूँ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। इतना पार्ट क्लियर है तुम लोग को। हुआ कैसे, फिर से रिपीट करते हैं, ये पूरा पाथवे सीक्वेंस लिखने को आता है, इसमें उलट पुलट करके आपको सवाल पूछेगा एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार ये पाथवे आप लोग को याद करवा रही हूँ। नॉस्ट्रिल के थ्रू नेजल पैसेज या नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से कहाँ गया आपके ट्रैकिया में, फेरेंक्स में, फेरेंक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में एल्वियोलाई। यानी फाइनली जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की वो अभी कहाँ जाकर रुकी हुई है, एल्वियोलाई में रुकी हुई है, ठीक है। एक चीज और है, आपकी जो ये ट्रैकिया है ना, आपकी जो ये ट्रैकिया है, ये मान लो आपकी ट्रैकिया है, ये इधर तो फर्दर डिवाइड हो रही है, इस ट्रैकिया के ऊपर बेटा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस ट्रैकिया के ऊपर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। अगर यहाँ कुछ क्लियरली दिख भी रहा होगा थोड़ा सा तुम लोग को, ये देखोगे, ये ऊपर तो फेरेंक्स है, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, बट फेरेंक्स के जस्ट नीचे यानी ट्रैकिया में एयर को जाने से पहले एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं बेटा लैरिंग्स, या इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। जो मैं बोल रही हूँ या जो आप लोग बात कर रहे हैं, अब यहाँ हाथ रखोगे देखोगे ना तो तुम लोग को वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है, ये वाइब्रेशन ऑल बिकॉज ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट है, ट्रैकिया के ऊपर रखा गया है, ये बिल्कुल बॉक्स जैसा प्रेजेंट है ट्रैकिया के ऊपर।
तो अब मैं पूरा पाथवे अगर फाइनल बताऊं तो कुछ ऐसा है, एयर आपकी इंटर करेगी नॉस्ट्रिल के, नॉस्ट्रिल से जाएगी नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स, लैरिंग्स से जाएगी ट्रैकिया, ट्रैकिया से जाएगी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से जाएगी ब्रोंक्योल, और ब्रोंक्योल से फाइनली जाके कहाँ रुकेगी आपकी एल्वोलाई। दिस इज द कंप्लीट पाथवे फॉर इनहेलेशन, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इंटर कर रही है ऐसे ऐसे इन चीज़ों को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। बाहर में निकलेगी तो कुछ ऐसा जाएगी, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। डायग्राम देखो बनाने को थोड़ा कम आता है, बट पाथ ऑर्गन्स तुमको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक पूरा पाथवे लिख लो, हेडिंग डालेंगे, यहाँ लिखा भी है, एक बार देख भी लेंगे, एक बार देखेंगे ब्रीद इन किया, नोज और माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्वोलाई, और इस कैपिलरी को भी छोड़ देना, ये मैं समझाऊंगी क्या है। तो पूरा पाथवे डाल देंगे, हेडिंग डालेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग पाथवे, ठीक है। ये पूरा एरो से बना लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पाथवे हमने देख लिया, आ जाओ, ठीक है। अभी जस्ट हमने कहाँ पे खत्म किया था, मेरी ऑक्सीजन कहाँ आके रुकी हुई है, एल्वोलाई में आके रुकी हुई है। ये आपको एल्वोलाई का डायग्राम दिख रहा होगा, पूरा गुच्छे को बोलेंगे एल्वोलर सैक बोलेंगे और एक सिंगल को एल्वोलाई बोलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बस एल्वोलाई की बात करूंगा, ठीक है। पहली चीज तो ये कि बॉडी में ये बहुत सारे, ठीक है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, 1000 नहीं है, लैक्स नहीं है, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ एल्वोलाई है आपकी बॉडी में, ठीक है। यहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन आके इंटर करी हुई है, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला तो आपको इसके बारे में याद रखना है कि यही वो साइट है, यही वो साइट है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, यानी ऑक्सीजन आपकी इसी साइड से ऑक्सीजन सारी बॉडी में चली जाएगी, सारे सेल्स में चली जाएगी, सारे टिश्यूज में चली जाएगी ऑक्सीजन, और जितने भी सेल्स में CO2 है, जितने भी सेल्स में CO2 है, अब वो बॉडी से एक्सेल आउट होगा, यानी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है आपका, एल्वोलाई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको याद रखना है कि एल्वोलाई क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हम अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपका गैसेस का एक्सचेंज होना शुरू होगा, ठीक है। दूसरा, बहुत पतली है एल्वोलाई, बहुत पतली है, वेरी थिन, ठीक है। अगर मैं इसका एक सिंगल डायग्राम दिखाऊं, पहले ये बता देती हूँ फिर, ठीक है। दूसरा और क्या है, जैसे ही हम ऑक्सीजन इंटर करती है ना, बिल्कुल बैलून की तरह है, बैलून में हवा भरोगे तो बैलून फूल जाता है ना, वैसे ही एल्वोलाई भी फूल जाती है, बिल्कुल बैलून की तरह है ये, जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करेगा ये बिल्कुल फूल जाएगा। और दूसरा लास्ट पॉइंट है, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके अगल बगल देखो, डायग्राम से भी देखो कितनी सारी ब्लड वेसल्स दिख रही है, लाल दिख रही है, नीली दिख रही है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये सब पढ़ना है हम लोग को, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। लेकिन इतना याद रखना है कि एल्वोलाई एक तो गैसेज एक्सचेंज का साइट है, दूसरा बहुत रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल से, और बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा पतली है आपकी एल्वोलाई। अब मैं थोड़ा डायग्राम से बताती हूँ, उधर नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। पहले मैं एल्वोलाई बताती हूँ कैसा है। सपोज करो कुछ ऐसा है, ठीक है, मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, और इसके अगल बगल होती हैं बहुत वन सेल, ठीक है बेटा, बहुत इतना पतले पतले सेल्स हैं इसके, ठीक है, बहुत पतले पतले सेल्स हैं इस एल्वोलाई में। खुद ही सोच के बताओ, अगर ये सेल मोटा हो जाएगा तो क्या कोई चीज़ एक्सचेंज होगी? अब यहाँ मोटा हो जाएगा तो आर पार होने में दिक्कत तो आएगी ना, इसलिए एल्वोलाई बहुत पतली है, क्योंकि यहाँ तो चीज़ों का एक्सचेंज होना है, ठीक है। दूसरा, बहुत रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल्स के साथ, तो मैं इसके अगल बगल थोड़ी सी ब्लड वेसल्स बना दूँ, इसके अगल बगल में थोड़ी सी ब्लड वेसल्स बना दूँ, मान लो ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स रन कर रही हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने इनहेल किया है, इनहेल किया है तो बॉडी में क्या भरा है मेरे, अभी एल्वोलाई में क्या भरा है मेरा, ऑक्सीजन। तो मेरी ऑक्सीजन भरी हुई है इस पूरी एल्वोलाई में। अच्छा, अब ऑक्सीजन वेट करेगी, ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, अलग अलग सेल्स में जाना है। क्यों जाना है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, क्योंकि अलग सेल्स में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ग्लूकोज एनर्जी का फॉर्मेशन सारा वहीं पे होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखो, एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, हमने सुना है छोटे क्लासेस में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बट हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, हम इतने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बने हुए हैं कि अगर सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस पे हम डिपेंड हुए ना, कि छोड़ दो भाई अपने आप ऑक्सीजन जहाँ कमी है वहाँ चले जाएगा हायर कंसंट्रेशन से, तो ये मान लो सदियों लग जाएंगे आपके हेड से लेकर टो तक ऑक्सीजन जाने में। हम सदियों तक वेट कर सकते हैं क्या ऑक्सीजन की? एक पल मुश्किल हो जाएगा, अगर सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले तो सदियों की तो बात ही छोड़ दो। तो डिफ्यूजन से तो आपका ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता,
डिफ्यूजन से ऑक्सीजन तो हर सेल में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ये बहुत लंबा टाइम लेगा। तो इसके लिए कुछ खास चीज ऊपर वाले ने बना के आपके पास भेजी है, और वो क्या भेजी है कि आपके ब्लड वेसल्स में बेटा, आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज। आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं? आरबीसीज। ये मान लो आरबीसीज है, ठीक है, ये मान लो आरबीसीज हैं, आपके ब्लड में होते हैं आरबीसीज। और थोड़ा स्पेशलाइज्ड बात में बात करूं तो इन आरबीसीज के अंदर होते हैं आपके हेमोग्लोबिन। मैं एचबी लिख देती हूँ, एचबी का मतलब हेमोग्लोबिन। इतना फिलहाल समझ में आया तुम लोग को? अब ये हेमोग्लोबिन या आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। ये क्या करेगी? जो ऑक्सीजन एल्वोलाई में भरी है, ये ऑक्सीजन क्रॉस करेगी इसको, हेमोग्लोबिन इसको पकड़ लेगा, बाइंड कर लेगा, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ने के साथ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी और सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। जितने भी बॉडी के सेल्स हैं सब जगह ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ बॉडी में? एल्वोलाई में ऑक्सीजन आई थी, रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल से, पूरी अगल बगल ब्लड की बहुत सारी वेसल्स हैं, ब्लड में आरबीसीज हैं, और आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा और पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पूरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। अब कौन वेट कर रहा है बेचारा? कौन बच गया? वो यहाँ बैठा बेचारा, उदास बैठा है। मैं क्या करूँ, मेरे को तो कोई लेके ही नहीं जा रहा। तो CO2 भी तो बाहर निकलेगा, वो थोड़ी ना अंदर बैठेगा। तो CO2 क्या कुछ नहीं करेगा, वो बेचारा निकलेगा एल्वोलाई से टहलता हुआ, ये ब्लड वेसल से टहलता हुआ आएगा, एल्वोलाई में जाएगा, ये CO2 यहाँ से आएगा, यहाँ से टहलता हुआ एल्वोलाई के ऊपर जाएगा और जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, लैरिंक्स से, फेरिंक्स से, नेजल कैविटी, और आपके माउथ से नॉस्ट्रिल से होके एक्सेल आउट हो जाएगा। तो ये पूरा आपका एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी CO2 भी कैसा होता है वो भी, उसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं, CO2 का अलग से बता दूंगी, तो उधर पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ये लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में। तो एल्वोलाई में यही एक्सचेंज, चाहो तो डायग्राम बना के दिखा दो, बहुत सिंपल सा मैंने आपको बना के बताया हुआ है कि वो हेमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा और पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बाकी बचा हुआ CO2 मुंह थोड़ी ना देखेगा, वो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, ये मैंने हेमोग्लोबिन का एक डायग्राम बनाया। एक हेमोग्लोबिन आपके 4 ऑक्सीजन को लेके ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसको ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट सुन लो कि एक हेमोग्लोबिन एक साथ 4 ऑक्सीजन को लेके ट्रांसपोर्ट कर सकती है। सिंपल सा, बस इतना याद रखो, ठीक है बेटा। हेमोग्लोबिन को ह्यूमन, इसको एक और नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं हेमोग्लोबिन को, ठीक है। ये तो कुछ नाम के बारे में बात हो गई। जो मुझे मेन आपको बताना है वो ये बताना है कि मेरा हेमोग्लोबिन ना बहुत चूजी टाइप का है। चूजी मतलब, अब इस बताते हैं कैसे, ठीक है। सपोज करो मेरे पास 2 गैसेस रखी गई हैं, एक मेरे पास ऑक्सीजन रखी है, एक मेरे पास CO2 रखी है, ठीक है। तो अगर हेमोग्लोबिन से पूछा जाए कि भाई तुम किसको लेके ट्रांसपोर्ट करना पसंद करोगी, किसके साथ अपनी दोस्ती बनाना शुरू करोगी, तो हेमोग्लोबिन की जो पहली प्रेफरेंस होगी, यानी इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होगी, जिससे जब वो जल्दी बाइंड कर सके, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा बाइंडिंग कैपेसिटी शो करता है। यानी अगर ऑप्शन रखा जाए हेमोग्लोबिन के साथ, तो वो तुरंत ऑक्सीजन से बाइंड करके उसको पूरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देगी, CO2 से कम है, ठीक है। लेकिन एक और गैस है जो ऑक्सीजन से, जो कहा जाए तो अगर वो सामने आ जाएगा तो वो इस ऑक्सीजन को भी भूल जाएगी बेचारी हेमोग्लोबिन, तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये पॉइजनस है आपकी बॉडी के लिए, बट हेमोग्लोबिन की एफिनिटी इसके लिए सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। हेमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, फिर होती है ऑक्सीजन के लिए, और लास्ट में होती है CO का डाइऑक्साइड के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ाया मैंने? MCQ के लिए पढ़ाया, एसेशन रीजनिंग के लिए पढ़ाया। वहाँ ये सवाल पूछा जाता है कि किस हेमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसके लिए देखी जाती है। तो याद रखना, हमारी बॉडी में तो ये है नहीं, ये तो पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए, बट इसकी एफिनिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ईजिली उसको, वो जहाँ अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा तो वो सबको भूल जाएगा, सिर्फ उसी को पकड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए, और लास्ट में CO2 के लिए, ठीक है। बेचारा ये जो CO2 है ना, ये एक्चुअली डिजॉल्व, ये सॉल्युबल है,
तो ये ब्लड में क्या करता है, घुल के ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मेरी बात सुनना, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हेमोग्लोबिन के थ्रू। बट ये जो CO2 है ना, ये ब्लड में घुला हुआ है, ये डिजॉल्व है, ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल है आपके ब्लड में, तो डिजॉल्व फॉर्म में होके ये एक्सेल आउट हो जाता है। तो कोई सवाल पूछेगा कि हेमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, तो वो तो तुम लोग लिख दोगे बाय द हेल्प ऑफ ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, हेमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है। CO2 का कैसे हो रहा है, CO2 डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो घुल जा रहा है ब्लड में, उसकी सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी है ब्लड में, तो वो घुल के आराम से एक्सेल आउट हो जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन इसी स्लाइड से बन जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सारे स्टेप और डायग्राम बना लेना। एफिनिटी याद रखना अलग अलग गैसेस के लिए, सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, फिर CO2 के लिए, ठीक है। यहाँ आपका खत्म होता है हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन ह्यूमन बींग्स। अपनी लैंग्वेज में लिखो, डायग्राम बना लो। मैं जानबूझ के नहीं लिख पा रही, आप चाहो तो अच्छे से अपने लैंग्वेज में इसको लिख लो और एक डायग्राम जरूर बना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। छोटा सा मुझे आपको मसल्स के बारे में बताना है, ठीक है। दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, इन्हें हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हमने सारी बातें कर ली, लेकिन एक बात रह गई कि इनकी मसल्स कैसी हैं। देखना, ध्यान से देखेंगे, आपके जो लंग्स है ना बेटा, ये जो लंग्स हैं ये एक मसल्स के ऊपर रखे हुए हैं। ये मसल्स कुछ ऐसी है, ठीक है, ये मसल कुछ ऐसी है, ऐसे डोम शेप्ड है, इसको बोलते हैं डोम शेप्ड मसल, ठीक है। मसल का नाम है डायफ्राम, मसल का नाम है डायफ्राम, ठीक है। इसके ऊपर रखा है आपका दोनों लंग्स, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, जब हम इनहेल करते हैं ना, खुद सुनना, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसमें एयर अंदर सक हो रही है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन डायफ्राम डाउनवर्ड्स हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। और आप खुद फील करोगे जब हम इनहेल करते हैं ना, तो आपकी जो रिब्स हैं, ये जो रिब्स हैं, ये रिब्स बाहर की तरफ फूलेंगी। भाई अंदर हम एयर को ले रहे हैं तो रिब्स बाहर की तरफ आउटवर्ड्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन दो चीजें हो रही हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, और आपका रिब्स ऊपर और आउटवर्ड्स जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है, इट गोज डाउनवर्ड, रिब्स गोज अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। इनहेल किया, रिब्स अपवर्ड आया और बाहर की तरफ आया, ताकि कैविटी बड़ी हो जाए, मोर एयर सक हो जाए उसके अंदर, ठीक है। इनहेल कर लिया, जब एक्सेल आउट करते हैं खुद लगता है यार फीलिंग रिलैक्स, ठीक है। तो डायफ्राम फिर अपने शेप का आ जाता है, देखो फिर से वो डोम शेप का हो जा रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन। जो रिब्स ऊपर की तरफ आई थी अब वो नीचे आ जाएगी, और जो आउटवर्ड्स की तरफ थी अब वो इनवर्ट की तरफ आएंगे। फिर से आराम को से समझना, इनहेलेशन में मैंने इनहेल किया, मेरा डायफ्राम नीचे की तरफ दबा ताकि एयर सकिन हो जाए उसमें, और रिब्स मेरा ऊपर की तरफ गया और आउटवर्ड की तरफ गया। एक्सेल आउट कर दिया, मेरा रिब्स जो ऊपर की तरफ था नीचे आया, इनवर्ड आया, डायफ्राम फिर से डोम शेप्ड का हो गया। तो ये 3-4 चीजें एक साथ हो रही है ड्यूरिंग द इनहेलेशन और एक्सेलेशन। तो ये आप लोग फटाफट लिख लीजिए, नोट करके लिखोगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ये सब MCQ असेशन रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन द डायफ्राम मसल है, ठीक है, the diaphragm moves downwards. During the process of inhalation the diaphragm moves downward and ribs goes upward and outwards, and ribs goes upward and outwards, ठीक है, and ribs goes upward and आउटवर्ड्स। ये आपका हो गया इनहेलेशन का, जस्ट अपोजिट कर लो एक्सेलेशन में, ठीक है, अपोजिट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। एक छोटा सा नोट करके है, कुछ खास है नहीं इसमें पढ़ने के लायक, बट एक चीज़ और है, एक वर्ड है, एक छोटा सा क्या बोलते हैं, एक टर्म है जिसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। सब लोग करना, फील करके देखना, जब हम लोग एक, जितनी आपके अंदर ताकत है अपनी पूरी ताकत लगा दो और मैक्सिमम फोर्सफुली एक्सेल आउट करो। जितना आपके अंदर ताकत है ना, फोर्सफुली एक्सेल आउट करो। हमने लगा बस जितनी एयर भरी थी हमने सब निकाल दी, लेकिन उसके बाद भी मेरे लंग्स में थोड़ी सी एयर बची हुई होती है, ठीक है।
रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिड्यू का मतलब पता है ना, जो बचा हुआ होता है, जो बच जाता है पार्ट। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने फोर्सफुल जितना एक्सेलेशन करना था कर लिया, अब मेरे लंग्स में कोई एयर नहीं बची, बट ऐसा होता नहीं है। आपके मैक्सिमम एक्सेलेशन के बाद या फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद भी आपकी बॉडी में थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है, और उसी बचे हुए एयर को बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन ए पर्सन लंग्स इवन आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सेलेशन। आप जितनी दमे उतनी लगा दिया, लेकिन तब भी आपकी बॉडी में थोड़ी सी एयर, आपके लंग्स में थोड़ी सी एयर बची है, ताकि लंग्स आपका कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है भाई, उसको भी तो इंटैक्ट रखना है। तो उसी वॉल्यूम को बोलते हैं रेसिडुअल, और इसका जो अमाउंट है वो 1100 से लेकर 1200 ml तक हो सकता है। ठीक है, ये इतना खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिख लीजिए नोट करके, एमसीक्यू वगैरह के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी पार्ट में ये सब नहीं आता कि सब्जेक्टिव में व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, ऐसे नहीं है सवाल आते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए कि क्या है मैक्सिमम एक्सेलेशन के बाद जो चीज़ बची है आपके लंग्स में, उसी को हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोल देंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, अभी तक हमने जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा वो हम अपने अंदर पढ़ रहे थे, ह्यूमन बींग्स में पढ़ रहे थे। दो बस वर्ड है, कुछ खास नहीं है, कोई डिटेलिंग ज़्यादा है नहीं। प्लांट्स में भी बेटा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, प्लांट भी रिस्पायर करते हैं, उनके अंदर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स होते हैं बेटा, वो किसके थ्रू करेंगे? स्टोमाटा के थ्रू। सबको पता है स्टोमाटा ही गैसेस एक्सचेंज की साइट है, उनमें उन्हीं से आता है, उन्हीं से जाता है। लेकिन जो वुडी स्टेम होते हैं, जो जिनके स्टेम लकड़ी के होते हैं, ठीक है, बांस वगैरह में, बैम्बू वगैरह में देखा होगा, उनमें एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, इसकी ये एक छोटे छोटे होल्स हैं जो उस बैम्बू में प्रेजेंट होते हैं, और इसी के थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो बस ये दो वर्ड आप लिख लीजिएगा। प्लांट में एक्सचेंज कौन करा रहा है? जो लीव्स वगैरह हैं उनके पास तो स्टोमाटा है, लेकिन जो वुडी स्टेम है, जिनके लकड़ी वगैरह के हैं, वो अपने लेंटिकल्स की मदद से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइन लिखेंगे फटाफट पहले, बस दो वर्ड लिखिए, आगे चलते हैं, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आ जाओ, ये पढ़ने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, वो सब तो छोटा छोटा एक छोटा सा टॉपिक था। चलिए, कह रहा गैसेस ऑफ एक्सचेंज इन प्लांट्स को समझेंगे। ठीक है, प्लांट्स में अब वो तो पार्ट्स था कि भाई वो कौन कौन से पार्ट से कर रहा है, ये थोड़ी डिटेलिंग है कि कैसे सारी प्रोसेस उनके अंदर भी हो रही है। देखेंगे, मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, डे टाइम पे और नाइट टाइम पे। ठीक है, सबसे पहले डे टाइम की बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ, दिन के टाइम पे मेरी दोनों प्रोसेसेस होती हैं कि नहीं होती हैं? बच्चा लोग, दिन में मेरा मेरा फोटोसिंथेसिस होता है, सारे लोग मानते हैं। बेटा ऐसा थोड़ी ना कि प्लांट रिस्पायर नहीं करते, प्लांट भी रिस्पिरेशन करते हैं, उन्हें भी तो एनर्जी बनानी है ना जिंदा रहने के लिए। तो दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो जब भी रिस्पिरेशन करेगा तो बच्चा लोग उसको रिस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी, और एक्सेल आउट में वो CO2 निकालेगा। ठीक है, ये सब में कॉमन है। ठीक है, तो बेटा मेरा प्लांट भी तो रिस्पिरेशन करेगा, तो दिन के टाइम में बेटा दोनों प्रोसेस साथ में हो रही होती हैं। ध्यान से सुनना, दिन के टाइम में मेरी दोनों प्रोसेस साथ में हो रही होती है। होता क्या है, होता क्या है, सपोज करो फोटो रिस्पिरेशन कर रहा है प्लांट, रिस्पिरेशन कर रहा है प्लांट, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? आपके एटमॉस्फेयर से लेगा। ठीक है, क्या रिलीज करेगा? CO2। अब जिस एटमॉस्फेयर पे उसने CO2 रिलीज करी, वो CO2 वो प्लांट फिर यूज कर लेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि दिन में दोनों ही हो रही है भाई, रिस्पिरेशन कर रहा है, उसने थोड़ी सी ऑक्सीजन ले ली, CO2 रिलीज आउट कर दिया, और उसी CO2 का उसने अपना ही प्रोडक्ट का, अपने ही बाई प्रोडक्ट का उसने यूज कर लिया फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो क्या रिलीज करेगा बेटा? O2, यानी खूब सारी अमाउंट में O2 रिलीज करेगा, खूब सारी अमाउंट में O2 रिलीज करेगा। अब लेकिन एक चीज याद रखना, हम जो रिस्पिरेशन करते हैं ना, हमें अपनी रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत सारी चाहिए, बट प्लांट ऐसा नहीं करता, वो बेचारा बहुत थोड़े से भी ऑक्सीजन में बहुत अच्छा रिस्पायर कर लेता है। तो ये मत सोचना कि मैम O2 निकाल भी रहा है तो वो ले भी तो रहा है, तो हमें तो कमी पड़ जाएगी, हम कैसे सांस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऑक्सीजन है, वो आपसे कभी कम्पीट नहीं कर रहा, वो बहुत थोड़े से ऑक्सीजन में भी रिस्पायर कर लेता है। तो वो करता क्या, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, CO2 रिलीज करता है, और जो वो रिलीज कर रहा है उसका फिर से यूज करेगा और खूब सारी ऑक्सीजन आपको दे देगा। समझ में आया? हम ये ले रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में ही जा रही है। ठीक है, और उसी में से थोड़ा वो अपने लिए यूज भी कर ले रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बस। अब नाइट टाइम में हो क्या रहा है,
थोड़ा सा गड़बड़ है। सुना है बड़े बड़े लोग कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, तो भूत चुड़ैल वाला यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कि भूत चुड़ैल आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे कुछ साइंस का रीजन ये है, देखेंगे रात के टाइम में बेटा फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही है, सिर्फ रिस्पिरेशन, तो रात में भी तो एनर्जी बनाएगा जिंदा, तो उसको रात में भी रहना है। अब रात के टाइम में सेम वही चीज, आपके एटमॉस्फेयर में जो बेचारे ने दिन में ये ऑक्सीजन बनाई है ना, थोड़ी तो हम लोग ने ले ली, इतने सारे हम लोग, इतनी सारी आबादी है, बची खुची इसने अपने लिए भी तो यूज करेगा, तो इसने ऑक्सीजन ले लिया आपके एटमॉस्फेयर से और रिलीज क्या कर दिया, CO2। अब बच्चा लोग इस CO2 जो रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में, ये इतनी सारी जो CO2 रिलीज होती जा रही है, बट इसको तो यूज करने के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही। तो रात के टाइम में आपके अगल बगल अगर पेड़ के नीचे बैठोगे तो वो ऑक्सीजन नहीं देगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ CO2 रिलीज कर रहा होगा, वो यूज ही नहीं होगा, तो हमें सफोकेशन हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो खुद ही खींच ले रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये मेनली कैसे हो रहा है प्लांट के अंदर, बहुत आराम से समझना, दिन के टाइम में और रात के टाइम में क्या अंतर आ रहा है। दिन के टाइम में बहुत अच्छा हो रहा है, खूब सारी ऑक्सीजन मिल रही है, सब स्मूथली चल रहा है, बट रात के टाइम पे पेड़ के नीचे इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, वो ऑलरेडी उसको वो खुद भी यूज कर रहा है, आप भी यूज कर रहे हो, और अगल बगल सिर्फ और सिर्फ क्या निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है, तो हमें सफोकेशन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है प्लांट के अंदर आपका गैसियस एक्सचेंज। तो हेडिंग डालेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, एक लिखेंगे डे टाइम, एक लिखेंगे नाइट टाइम, ये मैं आप लोग को लिखवाती हूँ, ठीक है, ये मैं आप लोग को लिखवाती हूँ क्योंकि इससे आते हैं 2 मार्कर का डायरेक्ट सवाल, ठीक है। तो हमने प्लांट में देख लिया गैसेस एक्सचेंज, छोटी मोटी सी चीज़ें और हैं, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स में क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो उनको रिस्पिरेशन में मदद करते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फिशेस के पास क्या होते हैं बेटा, गिल्स, अर्थवॉर्म के पास होते हैं स्किन्स, इंसेक्ट्स के पास एक ऑर्गन है स्पाइरकल एंड ट्रैकिया पढ़ेंगे इसको, ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं इनकी बॉडी में जिसके थ्रू वो एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरा है फ्रॉग, स्किन और लंग्स दोनों के साथ ये कर लेता है। तो कुछ अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग एनिमल्स में जिसके थ्रू वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। एक टॉपिक और पढ़ा दूं, इसके बाद आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा, ठीक है, हमारा लास्ट है, देखेंगे इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनेंगे कैसे फिशेस कैसे पानी के अंदर ब्रीथ कर रही है, फिशेस कैसे सांस ले रही है पानी के अंदर, देखना इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, 9th में पढ़ी हम लोग ने, डिफ्यूजन, ठीक है। होता क्या है, आपकी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, पानी में जाके डिफ्यूज हो जाएगी, पानी में जाके घुल जाएगी। तो मछलियों के पास तो लंग्स है नहीं हमारी तरह, ठीक है, उनके पास तो नोज भी वैसे हमारी तरह नहीं है कि सांस ले रही है तेजी तेजी से, ठीक है, बेचारियों के पास छोटा छोटा सा मुंह है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो बार बार मछली पानी के अंदर अपना मुंह खोलती है, ठीक है। तो जब मुंह खोलेंगी अपना तो पानी उनके मुंह में एंटर करेगा, और पानी में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुली हुई है, तो उनके पास होता है गिल्स। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, इनके पास तो लंग्स नहीं है, इनके पास यहाँ पे गिल्स होता है, और गिल्स पे एक कवरिंग चढ़ी होती है, गिल्स पे एक कवर होता है, जैसे ही वाटर आएगा गिल्स का कवर खुल जाएगा और सारा का सारा ऑक्सीजन गिल्स के अंदर होते हुए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, जितना भी CO2 उनकी बॉडी में है फिर से कवर खुल जाएगा, CO2 गिल्स के थ्रू होते हुए माउथ से फिर वापस पानी में आ जाएगा। तो सिंपल सी प्रोसेस हो रही है मछलियों के अंदर जो उनका एक्सचेंज हो रहा है। मुंह खोला, पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है, डिजॉल्व है, पानी के साथ ऑक्सीजन अंदर गई, गिल्स के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरी बॉडी से CO2 मुंह से बाहर होते हुए पानी में वापस आ गई, ठीक है, एक्सचेंज हो गया। जो इंपॉर्टेंट वो ये है, तुम खुद सोच के बताओ हमारे लिए ऑक्सीजन ज़्यादा है कि मछलियों के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा है, हमारे लिए एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, पानी में तो कम है। तो मछलियाँ क्या करती है ना, हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो हम 15 to 20 टाइम्स नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, ठीक है, मतलब 1 मिनट में बहुत जो ब्रीदिंग साइकिल होती है ना वो हमारी नॉर्मल है, ठीक है। बट मछलियों के लिए तो ऑक्सीजन कम है ना, वो बहुत तेज़ी से ब्रीथ करती हैं, बहुत तेज़ी से मुंह खोलती हैं बंद करती हैं, मुंह खोलती हैं बंद करती हैं, क्योंकि बेचारियों के पास ऑक्सीजन कम है पानी में। तो since the availability of oxygen is less in the aquatic environment, so the rate of breathing in aquatic organism is faster। यहाँ से सवाल आता है कि जो aquatic organism है उनके अंदर ब्रीडिंग रेट सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि पानी कम है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन कम है उनके पास, हम एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत है, बट वहाँ तो डिजॉल्व फॉर्म में कम है, तो उनके अंदर जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, वो बार बार मुंह खोलती हैं बंद करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर वो भर सके। तो यहाँ से डेफिनेटली आपका सवाल आता है, और ये PYQ है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है
कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग रेट फास्टर क्यों होती है, तो ये लाइन नीचे आपको लिखनी है। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, ये वाला नहीं, इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये लिखेंगे और यहीं पे आपका रिस्पिरेशन पार्ट बेटा खत्म होता है, यहाँ खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे।